आज की क्लास में हम टेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लो, टेंजेंट फंक्शन का प्रतिलोम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको टेंजेंट फंक्शन दे दिया, इसका प्रांत मान लो कि मैंने आपको रियल नंबर का सेट दे दिया और सप्रांत भी रियल नंबर का सेट दे दिया। ठीक है, इसका प्रांत वैसे रियल नंबर का सेट मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि प्रांत प्रांत वो होता है कि प्रांत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। प्रांत का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए वो फंक्शन परिभाषित हो, है ना, वो फंक्शन क्या हो, परिभाषित हो। ठीक है, लेकिन टेंजेंट 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। आपको पता होगा टेंजेंट 90 डिग्री पर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया ये जो फंक्शन है ये रियल टू रियल में डिफाइन है, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। समझ में आ गई? किसी भी फंक्शन का अगर प्रांत हमें देना है ना, तो वो फंक्शन का प्रांत हम वही देंगे जहाँ पे वो उसका अस्तित्व हो, जहाँ पे वो परिभाषित हो बेसिकली। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, ये गलत लिखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है, ये हमारा रियल माइनस 2n+1, रियल माइनस 2n+1 इंटू π/2 से रियल नंबर में परिभाषित है, ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है ना, ये इसका प्रांत है और ये इसका सह प्रांत है। ये बिल्कुल ठीक लिखा मैंने, है ना? क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट फंक्शन है वो π/2 के ओड मल्टीपल पर अपरिभाषित होता है। ओड मल्टीपल माने, ओड मल्टीपल माने कि भैया n के जगह आप कोई भी ओड नंबर रख दें, जैसे 0 रख दिया तो ये π/2 हो जाएगा। टेंजेंट 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। ऐसे आपने n की जगह 1 रख दिया तो ये 3π/2 हो जाएगा, है ना? और 3π/2 पर भी टेंजेंट जो है वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हमने प्रांत में क्या लिया, हमने प्रांत के अंदर ये लिया भैया, टेंजेंट फंक्शन का प्रांत ये हो गया हमारा। क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन परिभाषित है ना। व्युत्क्रमणी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, व्युत्क्रमण की तो बाद में बात होगी। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि टेंजेंट फंक्शन कहाँ कहाँ परिभाषित है। जैसे साइन फंक्शन जो है वो रियल टू रियल में परिभाषित है। ठीक है ना, साइन फंक्शन में आप कुछ, साइन फंक्शन के अंदर आप कुछ डाल दो वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है ना, कोस फंक्शन भी रियल टू रियल में परिभाषित है, तो वहां पे लिख सकते थे कि रियल टू रियल, रियल टू रियल ऐसे लिख सकते थे। लेकिन टेंजेंट फंक्शन जो है वो रियल टू रियल में परिभाषित नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए अपने ने इसको चेंज किया, है ना। हमने कहा कि भैया टेंजेंट फंक्शन का प्रांत हम ये लेके चल रहे हैं और सब प्रांत हम ये लेके चल रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि भैया टेंजेंट फंक्शन इस प्रांत और इस सब प्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। परिभाषित तो है, अब बात करते हैं व्युत्क्रमणीय की कि भैया व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय चेक करने के लिए हम दो चीज चेक करते हैं, एक तो अकैकी और एक आच्छादक। ठीक है, अब अकैकी कैसे चेक करोगे? अकैकी चेक करने के लिए ग्राफ बना लो भैया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसको मैंने 0 बोल दिया, इस पॉइंट को मैं π/2 बोल देता हूँ। π/2 के बाद क्या आता है, पाई आता है। पाई के बाद क्या आता है, 3π/2 आता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सेम चीज लेफ्ट साइड में करो, -π/2, माइनस का पाई और माइनस का 3π/2। ठीक है, ठीक है सर। अब टेंजेंट 0 पे हमें क्या रिटर्न करता है, टेंजेंट 0 पे 0 रिटर्न करता है। टेंजेंट 90 पे क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट 90 पर ये ऐसे ऐसे टेंजेंट 90 के साथ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है, ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको मिलाना मत। ये जो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ ना, ये टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं बेसिकली। समझ रहे हो? ऐसे टेंजेंट -90 पे भी अपरिभाषित होता है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये टेंजेंट फंक्शन का एक टुकड़ा है ना। अभी टेंजेंट फंक्शन का पूरा ग्राफ नहीं बना बेटा, ये टुकड़ा बना है। ठीक है ना। अच्छा जी, उसी तरीके से फिर आगे बनाओ, है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, समझे? ऐसे आगे बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। समझ में आ गई?
ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड में बनाते जाओ भाई। तो जैसे यहाँ पे पाए पे कट किया था तो यहाँ पे माइनस पाए पे कट करेगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है ये बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है ये पूरे रियल नंबर लाइन पर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टेंजेंट फंक्शन का इस प्रांत और इस सप्रांत में ग्राफ बना लिया। ठीक है, ठीक है सर जी। अब हमें चेक करना है कि क्या ये अकैकी है या नहीं है। तो अकैकी चेक करने के लिए हम क्षैतिज रेखा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्षैतिज रेखा खींच लो भैया, है ना, बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं खींच लो, लेकिन एक से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहली क्षैतिज रेखा ही हमें ऐसी मिल गई जो इस टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है ना। टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कौन सा है? टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ये सारा का सारा बेटा। आप ये मत सोच लेना कि भैया सिर्फ ये जो है ये टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है, नहीं, ये सारा का सारा जो है वो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है। क्योंकि हमें टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ इस प्रांत और इस सप्रांत में देखना है, तो हमें सारा का सारा टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो क्षैतिज रेखा हमने खींची ना, वो इस सारे के सारे टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है। एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या की नहीं है। समझ में आ गई? तो क्या कि हमने चेक कर लिया। अब आच्छादक कैसे चेक करोगे? आप कहेंगे सर आच्छादक के लिए सहप्रांत और परिसर का बराबर होना जरूरी होता है। सहप्रांत और परिसर का बराबर होना जरूरी होता है। ठीक है, अब सहप्रांत क्या है जी? सहप्रांत है सर हमारा रियल नंबर का सेट, और इस टेंजेंट फंक्शन का इस प्रांत में परिसर क्या होता है? टेंजेंट फंक्शन का इस प्रांत में परिसर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर परिसर का मतलब ये होता है कि इस रीजन में, इस इंटरवल में जो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, परिसर का ये मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं इस रियल नंबर लाइन पे देखूं तो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ हमें जीरो वैल्यू भी दे रहा है और पॉजिटिव वैल्यू भी देता जा रहा है, ऊपर तक जाता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ये। तभी तो मैंने एरो का निशान लगाया यहाँ पे, इसका मतलब ये ऊपर तक जाता रहेगा। तो जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सबको सब वैल्यू देगा आपको। ऐसे जीरो से लेकर के नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये भी सब वैल्यू दे रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि टेंजेंट फंक्शन का जो परिसर है वो हमारा सारा का सारा रियल नंबर लाइन है। समझो, परिसर माने कि टेंजेंट फंक्शन आपको क्या वैल्यू रिटर्न कर सकता है? तो टेंजेंट फंक्शन बेटा कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जीरो से लेकर के पॉजिटिव तक और जीरो से लेकर के नेगेटिव तक कुछ भी वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है। इसका ये मतलब हो गया। कहने का मतलब जो परिसर है वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है वो इस प्रांत और सहप्रांत के लिए आच्छादक है ना। लेकिन आच्छादक होने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि भैया व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ये दोनों होंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं है तब वो व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं है। समझ में आई? थोड़ा फास्ट बोल गया क्या? वापस समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टेंजेंट फंक्शन इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकैकी नहीं है ना। व्युत्क्रमणीय तभी होता जब ये दोनों होते हैं। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, जब आपने अकैकी चेक किया तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए आच्छादक निकलवा दिया। वैसे आच्छादक निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अकैकी नहीं था तो फिर सिंपल बोल दो कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। समझ में आई क्या? ये चीज़ है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेंजेंट फंक्शन है वो इस प्रांत और सहप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रांत और सहप्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर दूं तब ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। भाई पूरा बड़ा ग्राफ लेने के बजाय मैं इस ग्राफ का कुछ टुकड़ा ले लूं तब ये अगर मैं इस ग्राफ का कुछ टुकड़ा ले लूं तब ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा बेटा। समझ में आ गई क्या? सारा ग्राफ लेना जरूरी थोड़ी है, ग्राफ का एक टुकड़ा ले लो और कुछ ऐसा टुकड़ा ले लेंगे जिसके लिए क्या हो जाए, व्युत्क्रमणीय हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टुकड़ा लेंगे? तो ऐसा हम ये वाला टुकड़ा लेंगे बेटा। कौन सा सर जी? ये वाला, जिसको मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूं ना, ये वाला टुकड़ा अपन ले लेंगे। समझे? यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसका प्रांत हो जाएगा -π/2 से π/2। -π/2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि उस पर वो अपरिभाषित है ना, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही π/2 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि उस पर वो अपरिभाषित है, इसलिए। ठीक है ना, तो टेंजेंट एक्स का प्रांत हम ये लेके चलेंगे -π/2 से π/2, और परिसर तो इसका रियल नंबर का सेट है ही। ठीक है, तो इस प्रांत और इस सहप्रांत के लिए, इस प्रांत और इस सहप्रांत के लिए ये जो फंक्शन है ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे हो जाएगा? खुद चेक कर लो। अकैकी तो है ये, है ना। आप अगर इस पोर्शन में, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ अब मैं,
ठीक है, पिछली बार हम किसकी बात कर रहे थे? पिछली बार हम इस पोर्शन की बात कर रहे थे, है ना। अकैकी के लिए हम क्या करते हैं? क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और क्षैतिज रेखा कहाँ पे खींचते हैं? क्षैतिज रेखा हम इस रीजन में खींचते हैं, इस इंटरवल में खींचते हैं। तो इस इंटरवल में तो भैया वो ग्राफ को बहुत बार पॉइंट पर काट रहा था, लेकिन अगर हम सिर्फ इस इंटरवल की बात करें, सिर्फ इस ग्राफ की बात करें, तब क्षैतिज रेखा इस ग्राफ को, केवल इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर काट रही है, ठीक है ना। आप कोई भी क्षैतिज रेखा बना लीजिए, वो इतने रीजन को, सिर्फ इतने रीजन को केवल एक ही पॉइंट पर काटेगी, है ना। आपको ऐसी कोई भी क्षैतिज रेखा नहीं मिलेगी जो सिर्फ इतने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटे। तो इसका ये मतलब हो गया कि भैया अकैकी तो है, अकैकी तो है, ठीक है। अब आच्छादक है या नहीं, वो कैसे चेक करोगे? आपको सर आच्छादक के लिए सप्रांत और परिसर का बराबर होना जरूरी होता है। सप्रांत है सर हमारा रियल नंबर का सेट, और जो परिसर है, ये जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आप कहेंगे सर ये अनंत, पॉजिटिव अनंत से लेकर के नेगेटिव अनंत तक जा रहा है ना। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सहप्रांत है वो भी रियल नंबर का सेट है, और जो हमारा परिसर है वो भी रियल नंबर का सेट है। तो आच्छादक भी हो गया। तो अकैकी भी है और आच्छादक भी है। और अगर कोई फंक्शन अकैकी और आच्छादक हो तो वो फंक्शन उस प्रांत उस सप्रांत में व्युत्क्रमणीय कहलाता है। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? व्युत्क्रमणीय है। समझ में आ गई? वापिस समझो भाई, जो टेंजेंट एक्स फंक्शन है ना हमारा, ये टेंजेंट फंक्शन इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ना तो ये अकैकी था, क्योंकि क्योंकि उस समय ये अकैकी नहीं था, इसलिए। समझ में आ गई? लेकिन 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 जो टेंजेंट फंक्शन है वो इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। समझ में आ गया? अगर मैं सिर्फ ग्राफ का इतना हिस्सा ले लूं, बाकी ग्राफ ना लूं, तब ये व्युत्क्रमणीय है। ऐसे ही अगर मैं ग्राफ का सिर्फ इतना हिस्सा ले लूं, सिर्फ इतना हिस्सा ले लूं, तब भी ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। समझ में आ गई? जो हमारा फंक्शन है, अगर उसका मैं प्रांत ले लूं, लेट से π/2 से लेकर के 3π/2, और ये दोनों इंक्लूड नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसका परिसर ले लो रियल नंबर का सेट, तब भी हमारा टेंजेंट फंक्शन जो है वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये हिस्सा ले लूं और बाकी कुछ भी हिस्सा ना लूं, -3π/2 से -π/2 वाला जो रीजन है, अगर मैं सिर्फ इसको ले लूं, तब भी हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान भी अकैकी और आच्छादक होगा। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो हमारा फंक्शन है ना, टेंजेंट फंक्शन, अगर मैं उसका प्रांत ले लूं -3π/2 -π/2, और सप्रांत ले लूं रियल नंबर का सेट, तो ये जो फंक्शन है वो इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए भी व्युत्क्रमणीय है ना। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा ले लेता हूं तब भी ये व्युत्क्रमणीय है, सिर्फ इतना हिस्सा ले लेता हूं तब भी ये व्युत्क्रमणीय है, सिर्फ इतना हिस्सा ले लेता हूं तब भी ये व्युत्क्रमणीय है। समझ में आ गई? ये कहना चाह रहा हूं। ऐसे और भी हिस्से हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरफ जाते रहेंगे, तो अगर आप एक एक डंडी लेते रहेंगे तब ये व्युत्क्रमणीय होता रहेगा। समझ में आ गई क्या? ये चीज कहना चाह रहा हूं, वापिस समझिए। अगर टेंजेंट फंक्शन का आप ये प्रांत और ये सहप्रांत ले लें, तब ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से टेंजेंट फंक्शन का अगर आप ये प्रांत और ये सहप्रांत ले लें, तब भी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। टेंजेंट फंक्शन का अगर आप ये प्रांत और ये सहप्रांत ले लें, तब भी ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें काम तो किसी एक के साथ ही करना है ना, समझ रहे हैं? काम तो हमें किसी एक के साथ करना है, और काम हम उसके साथ करते हैं जहां पर एंगल्स की वैल्यू निकालना आसान हो, एंगल्स की वैल्यू निकालना आसान हो। अब मुझे ये बताओ कि -π/2 से π/2 के बीच के कोणों का वैल्यू ज्ञात करना आसान है, या फिर π/2 से 3π/2 के बीच के कोणों के बीच, π/2 से 3π/2 के बीच के कोणों का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान है? बताओ भाई, -π/2 से π/2 के बीच के कोणों का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान है, या फिर π/2 से 3π/2 के कोणों का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान है? तो ऑब्वियस सी बात है कि -π/2 से π/2 के बीच के कोणों का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान रहता है। समझ में आ गई क्या? तो इसलिए हम हमेशा इसको चुनते हैं। मैथमेटिशियंस ने कहा कि भैया हम इसके साथ ही हमेशा काम करेंगे। समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या सीखे? हम यहाँ पे ये सीखे कि जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है, जो हमारा टेंजेंट फंक्शन है, जिसका प्रांत हम -π/2 π/2 लेके चल रहे हैं, और सहप्रांत अगर हम रियल नंबर का सेट लेके चलें,
तब ये टेंजेंट फंक्शन व्युत्क्रमणीय हो जाता है। हमने ये बात सीखी है। तब ये क्या हो जाता है? व्युत्क्रमणीय हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब टेंजेंट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? आपका आंसर उल्टा हो जाएगा, रियल 2 माइनस पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2 तक एग्जिस्ट करेगा, है ना? समझ में आई? और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स की मुख्य शाखा। ये जो टेंजेंट इनवर्स का प्रांत अगर रियल नंबर का सेट है और टेंजेंट इनवर्स का सप्रांत अगर माइनस पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2 है, तो इस शाखा को हम टेंजेंट इनवर्स की मुख्य शाखा बोलते हैं। टेंजेंट इनवर्स की और भी शाखाएं हैं, ठीक है ना? जहां जहां टेंजेंट व्युत्क्रमणीय होगा ना, जहां जहां टेंजेंट व्युत्क्रमणीय होगा वहीं वहीं टेंजेंट इनवर्स की शाखाएं बनती जाएंगी, ठीक है ना? जैसे टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे व्युत्क्रमणीय है तो इसको उल्टा कर दोगे तो टेंजेंट इनवर्स की शाखा बन जाएगी, ठीक है ना? तो टेंजेंट इनवर्स की और भी शाखाएं हैं। मुख्य शाखा केवल एक है लेकिन शाखाएं और भी हैं, ठीक है? जैसे आप कहेंगे सर और मुख्य और शाखाएं कौन सी हैं? अभी बता देते हैं भैया। जैसे हमें पता है कि जो टेंजेंट है अगर उसका प्रांत में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लूँ तब भी वो उस स्थिति में व्युत्क्रमणीय होता है। अगर इसका प्रांत पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लिया जाए और सप्रांत को रियल नंबर का सेट रखा जाए तब भी इस स्थिति में टेंजेंट फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? आपके आंसर उल्टा हो जाएगा, रियल 2 यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 कोमा 3 पाई बाय 2, ठीक है ना? तो ये भी हमारी टेंजेंट इनवर्स की शाखा है। टेंजेंट इनवर्स की क्या बेटा? शाखा है। इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स की बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन काम तो हमें एक के साथ ही करना पड़ता है ना। काम तो हम उसी शाखा के साथ करते हैं, काम तो हम उन्हीं एंगल्स के साथ करते हैं जिनका मान निकालना आसान हो, तो हम इसको मुख्य शाखा बोलते हैं बेटा। समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है सर जी। तो अब हम टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे। हेडिंग डालिए टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ। टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ। टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर सबसे पहले हम टेंजेंट का ग्राफ बना लेते हैं, है ना? तो टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है? हमें बनाना टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ। तो टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे? आप कहेंगे सर किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ बना लो, जो कि मैंने बना लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, जो फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया ना उसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे ये फंक्शन का ग्राफ बनाया, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। घुमा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस ग्राफ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। थोड़ा सा और घुमा देते हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल समझे? ये टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ था, मैंने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है? अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम क्या करते हैं? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम उसको 180 डिग्री घुमा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपसे ऐसे समझिए कि ये उल्टा हाथ करता हूँ मैं एक बार। ये आपका टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ था, है ना? मेरे इस हथेली को देखिएगा, टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ था, आपने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब आपको क्या करना है? 180 डिग्री घुमा देना है। समझ में आ गई? 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा कि जो अंगूठा यहाँ की तरफ था, है ना, जो गोला यहाँ की तरफ से निकल रही थी, जो गोला यहाँ पे बन रहा था वो गोला यहाँ पे बनने लग जाएगा। तो 180 डिग्री घुमा देता हूँ इसको मैं। समझ में आई? घुमाओ भाई 180 डिग्री इसको। तो अगर मैं 180 डिग्री घुमाता हूँ तो ये कैसा दिखेगा? अभी देख लेते हैं। जब मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया, इस ग्राफ को 180 डिग्री घुमाया, तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखने लग गया। समझ रहे हैं ना भाई? ये इस तरफ बन रहा था, 180 डिग्री घुमाओगे तो ये इसी तरफ तो बनेगा ऐसे। देखो ऐसा बन गया। ये जो इस तरफ बन रहा था 180 डिग्री घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा। बन गया। समझ गए? तो ये जो आपका ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ बना है? ये हमारा टेंजेंट इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बना है, फंक्शन का ग्राफ नहीं बना है। और जब भी हम टेंजेंट इनवर्स की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, सिंपल मैंने क्या लिखा कि टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ, तो जब भी मैं सिंपल टेंजेंट इनवर्स बोलूंगा ना बेटा,
तो टेंजेंट इनवर्स का मतलब टेंजेंट इनवर्स फंक्शन है, रिलेशन की बात हम कभी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बना ये टेंजेंट इनवर्स रिलेशन का बेटा, फंक्शन का नहीं है। आपको सर क्यों नहीं है फंक्शन का ग्राफ? क्योंकि ये फंक्शन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन की परिभाषा कैसे सर जी? फंक्शन की परिभाषा ये कहती थी कि भैया बहुत बच्चों का एक बाप हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के बहुत सारे बाप नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बच्चे के बहुत सारे बाप हैं, एक इनपुट डालने में बहुत सारे आउटपुट आपको मिलेंगे। कैसे? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया टेंजेंट इनवर्स जीरो बताओ, टेंजेंट इनवर्स जीरो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर टेंजेंट इनवर्स जीरो जो है वो जीरो भी आएगा, पाए भी आएगा, माइनस पाए भी आएगा। समझ रहे हो? मैंने आपसे पूछा था कि टेंजेंट इनवर्स जीरो, टेंजेंट की टेबल में जीरो कहाँ पे आता है? तो टेंजेंट की टेबल में जीरो तो जीरो पे भी आता है, पाए पे भी आता है, माइनस पाए पे भी आता है। तो एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, तो फलन की परिभाषा का तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा। समझ रहे हैं? चाहे तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि भैया ये फलन नहीं है। अब इसको फलन कैसे बनाएं? फलन तो नहीं है, लेकिन इसको फलन कैसे बनाएं भैया? फलन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। कहां तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? इस ग्राफ को हम यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू तक, ठीक है ना। यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है, मुख्य शाखा में जो हमारा परिसर होता है वो भी हमारा यही होता है ना, तो इसलिए हम इसको यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कर देते हैं। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन को अपन रखेंगे, है ना, और बाकी का जो हिस्सा है उसको मिटा देंगे। ये जो दो बन रहे हैं ना इनको हम मिटा देंगे। मिटा दो भाई। इसको भी मिटा दो। अब ये जो आपका ग्राफ बचा है ना, ये जो टुकड़ा बचा ग्राफ का, ये आपका किसका ग्राफ है? आप कहेंगे सर ये हमारा टेंजेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। समझ में आई? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर हो गया होगा मामला सारा? ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरीके का होता है। क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम कुछ नोट्स लिख लेंगे, ठीक है ना। उनको आप लिख लीजिएगा, कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो कि आपके काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो नोट ढालिए। तो नोट में सबसे पहली बात आप ये लिखिए कि जो टेंजेंट इनवर्स होता है उसका प्रांत हम हमेशा रियल नंबर का सेट लेके चलेंगे, और सहप्रांत जो है वो हम हमेशा माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू लेके चलेंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा और भी सहप्रांत हो सकते हैं, माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू के अलावा और भी सहप्रांत हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन हमें काम तो सिर्फ किसी एक के साथ ही करना पड़ता है ना, हम काम हमेशा मुख्य शाखा के साथ करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा टेंजेंट इनवर्स का जब भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब भी टेंजेंट इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे, तो वो हम हमेशा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का एंगल ज्ञात करेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? दूसरी बात, मान लो कि मैंने कोई दो एंगल ले लिए, थीटा वन और थीटा टू। लेट्स से कि थीटा वन जो है थीटा टू से छोटा है, तो ये बात पक्की है कि जो टेंजेंट थीटा वन होगा ना वो भी टेंजेंट थीटा टू से छोटा ही पाएगा। दो अगर एंगल हैं उनके बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो दोनों तरफ अगर आप टेंजेंट लगाते हो तो इक्वलिटी का साइन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कब होगा? ये तब होगा जब थीटा वन और थीटा टू, ये जो दो एंगल आपने लिए हैं, ये अगर आप इस इंटरवल में से लो तो तब ऐसा होगा, ठीक है ना। और कोई इंटरवल में से लोगे तब ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने इस इंटरवल में से कोई दो एंगल लिए हैं तो आपको हमेशा यही कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर? तीसरी बात, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई दो अंक ले लिए, x1 और x2। लेट्स से कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई कर दिया? टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करने के बाद इनक्वलिटी का साइन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर? और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप ये जो दो नंबर ले रहे हो ना, अगर आप कोई दो रियल नंबर लोगे तभी ऐसा संभव है। समझ में आ गई? तो ये 3 छोटी छोटी बातें थी, इसको आपको ध्यान में रखना। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स।
चलिए